नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बात करेंगे जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। चलिए समझते हैं कि कैसे मुट्ठी भर नमक ने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सविनय अवज्ञा का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये महात्मा गांधी की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी थी। इसका सीधा सा मतलब था शांति से, बिना किसी हिंसा के, लेकिन पूरी मजबूती से ऐसे कानूनों को मानने से इनकार कर देना जो गलत हैं, जो अन्यायपूर्ण हैं। ये कोई चुपचाप बैठ जाने वाला विरोध नहीं था, बल्कि एक एक्टिव और नैतिक विरोध। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी? क्यों लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने उस ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता? इस क्यों का जवाब ही इस आंदोलन की असली कहानी है। देखिए, इस आंदोलन की जड़ें किसी एक कानून के विरोध में नहीं थीं, बल्कि ये तो बरसों से चले आ रहे ब्रिटिश दमन और भारतीयों के मन में सुलग रही पूरी आज़ादी की चाहत का नतीजा था। ये वो चिंगारी थी जो सालों के असंतोष के बारूद पर आकर गिरी थी। तो इसकी दो सबसे बड़ी वजह थीं। पहली, नमक कानून। जरा सोचिए, नमक जो हर गरीब से गरीब भारतीय के खाने का हिस्सा था, उस पर ब्रिटिश सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगा रखा था। यह सिर्फ एक टैक्स नहीं था, यह हर भारतीय के आत्मसम्मान पर चोट थी। और दूसरी वजह, अब बात छोटी मोटी रियायतों की नहीं थी, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी पूरी तरह से आजादी की। और इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जो शुरुआत हुई, वो एक ऐसी पैदल यात्रा से हुई जिसे आज हम सब दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये पूरे देश के आत्मविश्वास का एक चलता फिरता सबूत था। 440 मील, ये कोई छोटी मोटी दूरी नहीं है। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के समंदर तट तक पैदल। ये फासला ही अपने आप में इस आंदोलन में शामिल लोगों के जुनून और उनकी हिम्मत की कहानी कहता है। उनका हर एक कदम आजादी की तरफ एक कदम। तो हुआ ये कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये यात्रा शुरू हुई, और जैसे जैसे गांधी जी और उनके साथी आगे बढ़ते गए, मानो पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। और आखिर में दांडी के तट पर पहुंचकर समंदर के पानी से नमक बनाकर उन्होंने ब्रिटिश कानून की सीधे सीधे धज्जियां उड़ा दी। गांधी जी के ये शब्द इस बात को साफ कर देते हैं कि ये कितना बड़ा कदम था। एक मुट्ठी नमक बनाना ब्रिटिश राज के अधिकार पर सीधी चोट करने जैसा था। और ये हमें सिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे बड़े बदलावों की शुरुआत बहुत ही छोटे और साधारण कदमों से होती है। तो दांडी में जो ये एक चिंगारी भड़की थी, वो पूरे देश में आग की तरह कैसे फैल गई? चलिए देखते हैं। नमक कानून तोड़ने की बस इस एक घटना ने पूरे भारत में विरोध की एक ऐसी जबरदस्त लहर पैदा कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब आलम यह था कि लोगों ने हर तरह से, हर लेवल पर सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। शहरों में विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार होने लगा। शराब की दुकानों के बाहर धरने दिए जाने लगे। वहीं गांवों में किसानों ने साफ कह दिया कि वो कोई लगान या टैक्स नहीं देंगे। मतलब ये आंदोलन अब सिर्फ नमक तक नहीं रहा, ये पूरे ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ एक खुली चुनौती बन गया था। अच्छा, इतने बड़े आंदोलन को चलाने के लिए जाहिर है एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत थी। महात्मा गांधी तो इसकी आत्मा थे ही, लेकिन उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आजाद जैसे बड़े नेता भी थे जो इस आंदोलन को देश के कोने कोने में पहुंचा रहे थे। और हाँ, एक बात जो इस आंदोलन को बहुत खास बनाती है, वो है महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। महिलाएं घरों से निकलकर सड़कों पर आ गईं, और वे सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी नेत्रियों के नेतृत्व में आंदोलन को एक नई ताकत दे रही थीं। तो अब सवाल ये है कि इस इतने बड़े आंदोलन का आखिर नतीजा क्या निकला? इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई पर क्या और कैसा असर डाला? चलिए अब इसकी विरासत को समझते हैं। हाँ, ये सच है कि 1931 में उस वक्त के वाइसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच एक समझौते के बाद इस आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। लेकिन तब तक ये आंदोलन अपना सबसे जरूरी काम कर चुका था। इसकी आग बुझी नहीं थी, बल्कि एक नई और बड़ी लड़ाई के लिए सुलग रही थी। तो अगर हम देखें कि इस आंदोलन ने क्या हासिल किया, तो 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, इसने आम भारतीय को आज़ादी की लड़ाई का सिपाही बना दिया।
दूसरी, इसने ब्रिटिश सरकार को यह साफ साफ बता दिया कि अब भारत पर मनमर्जी से हुकूमत करना मुमकिन नहीं है। उनकी नींव सच में हिल चुकी थी। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसने स्वतंत्रता संग्राम को वो ताकत और वो दिशा दी जो हमें 1947 में आज़ादी तक ले गई। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आज की इस बदलती दुनिया में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का ये शांतिपूर्ण तरीका, ये सविनय अवज्ञा कितना प्रासंगिक है। एक ऐसा रास्ता जो बिना हिंसा के सिर्फ अपनी नैतिक शक्ति के बल पर सत्ता को चुनौती देता है। इस पर सोचना तो बनता है।